अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, गैसेस एक्सचेंज स्टार्ट कर रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन करेंगे कि व्हाट इज़ गैसेस एक्सचेंज। गैसेस एक्सचेंज होता क्या है? जैसे कि नाम से ही जाहिर है कि गैसेस एक्सचेंज गैसेस का तबादला। गैसेस एक्सचेंज एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर गैसेस का तबादला होता है। गैसेस का तबादला कहाँ पे होता है? गैसेस का तबादला हमारी बॉडी और इन्वायरमेंट के बिटवीन हो रहा होता है। मतलब कि हमारी बॉडी में गैसेस कैसे इंटर हो रही हैं और कैसे एक्सेल आउट हो रही हैं, इस सारे प्रोसेस को गैसेस एक्सचेंज कहते हैं। अब ये कौन सी गैसेस हैं जो हमारी बॉडी के अंदर इंटर हो रही हैं और एक्सेल आउट हो रही हैं? ऑक्सीजन है जिसको हम इनटेक करते हैं ऑक्सीजन का, और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सेल आउट करते हैं, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल आउट करते हैं। सो इट इज़ द गैसेस एक्सचेंज। नेक्स्ट है सेलुलर रिस्पिरेशन। व्हाट इज सेलुलर रिस्पिरेशन? सेलुलर रिस्पिरेशन क्या है? सेलुलर रिस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर CH बॉन्ड जो है ब्रेक डाउन होता है और इसके नतीजे में एनर्जी रिलीज होती है। अब CH बॉन्ड जो है ब्रेक डाउन होता है किसके ज़रिए? ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन के ज़रिए। CH बॉन्ड जो है वो किस में पाया जाता है? ये जहन में बात आती है। CH बॉन्ड जो है वो फूड के अंदर पाया जाता है जो हम इनटेक करते हैं, जो ऑर्गेनिक इन नेचर हो। ऑर्गेनिक इन नेचर फूड के अंदर CH बॉन्ड पाया जाता है। जब वो CH बॉन्ड ब्रेक डाउन होता है तो उसके नतीजे में पोटेंशियल एनर्जी जो है वो रिलीज़ होती है। पोटेंशियल एनर्जी जब रिलीज़ होती है तो हमारी बॉडी उसको एज सच यूटिलाइज नहीं कर सकती। तो क्या होता है कि वो पोटेंशियल एनर्जी जो है ट्रांसफ़र होती है ATP में। जब वो ATP में ट्रांसफ़र हो गई, यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में जब वो ट्रांसफ़र होगी तो वो फिर हमारी बॉडी जो है उसको यूटिलाइज करती है। इसी तरह सेलुलर रिस्पिरेशन की दो टाइप्स हैं, एक एरोबिक रिस्पिरेशन और एक एनारोबिक रिस्पिरेशन। एरोबिक रिस्पिरेशन वो रिस्पिरेशन है जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है, ऑक्सीजन की मौजूदगी में होती है। एनएरोबिक रिस्पिरेशन आ जाता है। एनएरोबिक रिस्पिरेशन वो रिस्पिरेशन है जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होती है, यानी उसकी गैर मौजूदगी में होती है। उसके बाद आ जाता है ब्रीथिंग और सेलुलर रिस्पिरेशन के दरमियान फ़र्क क्या है। ब्रीथिंग जो है वो एक फ़िज़िकल फिनोमिना है। कैसे ये फ़िज़िकल फिनोमिना है? ये इसके अंदर क्या होता है कि हम ऑक्सीजन को इंटेक कर रहे हैं। ऑक्सीजन का जब हम इंटेक करते हैं ऑक्सीजन का तो वो क्या होती है, ऑक्सीजन हमारे लंग्स में जाती है। उसके बाद लंग्स से वो ब्लड के अंदर सर्कुलेट होती है, ब्लड के अंदर डिज़ोल्व हो जाती है, जिससे ये सारा प्रोसेस क्या है, इसके अंदर कोई केमिकल रिएक्शन नहीं टेक्स प्लेस हुआ, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा। तो क्या है कि ये सारा का सारा फिजिकली हो रहा है। तो ये फिजिकल, इट इज़ अ प्योरली फिजिकल फिनोमिना, इसीलिए हम कहते हैं कि ये फिजिकल फिनोमिना है। ठीक है, इसके अंदर कोई केमिकल रिएक्शन नहीं है। ऑन द अदर हैंड अंदर सेलुलर रिस्पिरेशन के अंदर क्या होता है कि केमिकल प्रोसेस हो रहा होता है। कैसे कि ब्रीथिंग जो है वो सेलुलर रिस्पिरेशन के अंदर इन्वॉल्व है। ब्रीथिंग कैसे सेलुलर रिस्पिरेशन के अंदर इन्वॉल्व है? देखें, अगर ब्रीथिंग नहीं होगी, हमारी बॉडी के अंदर, हमारे लंग्स के अंदर ऑक्सीजन नहीं जाएगी, हमारे ब्लड के अंदर ऑक्सीजन नहीं जाएगी, तो क्या होगा? सेल को नहीं ऑक्सीजन मिलेगी। सेल को जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो वो सेलुलर रिस्पिरेशन कैसे करेंगे? सेलुलर रिस्पिरेशन नहीं होगी तो फिर क्या होगा? सेलुलर रिस्पिरेशन हो ही नहीं रही, तो फिर कैसे ये सारा जो है वो हो सकता है? इसलिए क्या है कि ब्रीथिंग जो है इट इज़ वेरी नेसेसरी फॉर द सेलुलर रिस्पिरेशन। इसलिए सेलुलर रिस्पिरेशन के अंदर जो है वो ब्रीथिंग इन्वॉल्व है। दैट्स वाई इट इज़ अ फिजिकल फिनोमिना, फिजिकल प्रोसेस, इसीलिए ये फिजिकल प्रोसेस भी कहलाता है। उसके बाद ये बायोकेमिकल रिएक्शन भी है। बायोकेमिकल रिएक्शन ये कैसे है कि ये सारा प्रोसेस सेल के अंदर हो रहा होता है, और ये सेल क्या है? सेल जो है वो लिविंग है, इसीलिए इसे कहा जाता है कि ये बायोकेमिकल रिएक्शन है। नेक्स्ट आ जाता है गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स। इंट्रोडक्शन हमने पढ़ लिया। अब इसका पहला टॉपिक है इस चैप्टर का गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स के। प्लांट्स के अंदर अब गैसेस कैसे एक्सचेंज हो रही हैं। प्लांट्स के अंदर जो है वो कोई ऑर्गन्स नहीं होते, कोई सिस्टम नहीं होते जिसके ज़रिए वो गैसेस को इन्वायरमेंट के साथ जो है वो एक्सचेंज कर सकें। इसीलिए क्या होता है कि उनका ख़ास प्रोसेस होता है अपना, जिसको सेल्स, मतलब उनके प्लांट्स एक्सचेंज गैसेस थ्रू द सेल्स के ज़रिए जो प्लांट्स हैं वो गैसेस को एक्सचेंज करते हैं। अब कौन कौन से सेल्स हैं? वो स्टोमेटा के ज़रिए करते हैं, मीजोफिल सेल्स जो कि लीव्स के अंदर मौजूद होते हैं, इनके ज़रिए करते हैं, और स्टेम्स के ज़रिए करते हैं। स्टेम्स के अंदर एयर स्पेसेस मौजूद होती हैं जिसके ज़रिए वो सेलुलर रिस्पिरेशन करते हैं। लीफ सेल्स जो हैं वो दो किस्म की सिचुएशंस फेस करते हैं। सबसे पहले है डे टाइम। डे टाइम के दौरान क्या होता है कि ज़ाहिर है दिन की रोशनी है, डे टाइम में डे लाइट है, तो डे लाइट के अंदर फोटोसिंथेसिस
प्लांट्स करते हैं। प्लांट्स जब फोटोसिंथेसिस करेंगे तो उसके नतीजे में ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगी। ऑक्सीजन जब प्रोड्यूस होगी तो यूटिलाइज होती है। अब फोटोसिंथेसिस के नतीजे में ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही है। ऑक्सीजन जो है वो सेलुलर रिस्पायरेशन के प्रोसेस में यूटिलाइज हो जाएगी। अब सेलुलर रिस्पायरेशन के प्रोसेस में ऑक्सीजन यूटिलाइज होगी तो सेलुलर रिस्पायरेशन के प्रोसेस के बाद कार्बन डाइऑक्साइड एज अ बाई प्रोडक्ट जो है वो रिलीज होगी। कार्बन डाइऑक्साइड जो सेलुलर रिस्पायरेशन के प्रोसेस में रिलीज हुई है वो एज अ प्रोडक्ट जो है फोटोसिंथेसिस में यूटिलाइज हो जाएगी। फोटोसिंथेसिस जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को जो सेलुलर रिस्पायरेशन के नतीजे में बनी है उसको यूटिलाइज कर लेगा। इस तरह ये प्रोसेस चलता रहेगा। क्या हुआ, दोबारा से मैं आपको रिपीट कर देती हूँ। डे टाइम क्या हुआ कि फोटोसिंथेसिस सनलाइट की रोशनी में, सूरज की रोशनी में फोटोसिंथेसिस हुई। फोटोसिंथेसिस के नतीजे में ऑक्सीजन प्रोड्यूस हुई। वही ऑक्सीजन जो है वो सेलुलर रिस्पायरेशन में यूटिलाइज हुई। देन सेलुलर रिस्पायरेशन ने कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज किया एज अ बाई प्रोडक्ट। उसके बाद वही कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस के अंदर दोबारा यूटिलाइज हो गई। इस तरह ये प्रोसेस चलता रहता है। दिन के वक्त फोटोसिंथेसिस और सेलुलर रिस्पायरेशन दोनों साइड बाय साइड चल रही होती हैं, मतलब दोनों साथ साथ हो रहा होता है। ये दोनों प्रोसेस साथ साथ हो रहे होते हैं। उसके बाद आ जाता है कि ड्यूरिंग द नाइट टाइम क्या होता है, जैसे कि फोटोसिंथेसिस जो है वो सिर्फ सूरज की रोशनी में होती है, इसलिए रात के वक्त रोशनी नहीं है तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। लेकिन सेलुलर रिस्पायरेशन तो हो रही होती है, इसलिए क्या होगा कि उसको सेलुलर रिस्पायरेशन जब हो रही है तो उसको ज़रूरत है ऑक्सीजन की। तो जब फोटोसिंथेसिस के ज़रिए ऑक्सीजन उसे नहीं मिलेगी तो वो इन्वायरमेंट से लेगा। इन्वायरमेंट से वो ऑक्सीजन लेगा। उसके बाद क्या होगा, प्लांट जो है इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन लेगा और वो सेलुलर रिस्पायरेशन में यूटिलाइज हो जाएगी। सेलुलर रिस्पायरेशन के बाद यूटिलाइज होगी तो उसकी जो बाई प्रोडक्ट है कार्बन डाइऑक्साइड वो रिलीज़ होगी। वो फोटोसिंथेसिस तो हो नहीं रही कि वो उसको यूटिलाइज कर ले, तो क्या होगा, वो कार्बन डाइऑक्साइड इन्वायरमेंट में रिलीज़ हो जाएगी। जिसकी वजह से क्या होता है कि बाज़ औक़ात ये कहा जाता है कि रात के वक्त प्लांट्स के नीचे, दरख्तों के नीचे नहीं सोना चाहिए। वो इसीलिए कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा रात के वक्त कार्बन डाइऑक्साइड जो है प्लांट्स रिलीज़ करते हैं, जिसकी वजह से उसकी कंसंट्रेशन हवा में, इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा हो जाती है और सांस लेने में दुश्वारी पेश आती है। इसीलिए कहा जाता है कि रात के वक्त प्लांट्स के और पौधों के नीचे नहीं सोना चाहिए, तो ऑक्सीजन की कमी की वजह से। उसके बाद आ जाता है कि उसके बाद वुडी स्टेम्स और मैच्योर रूट्स कैसे रिस्पायरेशन करती हैं, सेलुलर रिस्पायरेशन करती हैं। इनके वुडी स्टेम्स और जो मैच्योर रूट्स होती हैं उनकी जो बार्क की लेयर होती हैं उनके अंदर सेल्स होते हैं जिनको लेंटी सेल्स कहा जाता है, उनके ज़रिए सेलुलर रिस्पायरेशन होती है। एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं जो है, एक्वेटिक प्लांट्स वो होते हैं जो प्लांट वाटर के अंदर ग्रो करते हैं, पानी के अंदर ग्रो करते हैं। वो पानी के अंदर जो ऑक्सीजन होती है डिजोल्व हुई उसको लेते हैं, उसको इस्तेमाल करते हुए फोटोसिंथेसिस करते हैं और उसके बाद वो पानी के अंदर ही, वाटर के अंदर ही कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ कर देते हैं। इस तरह ये सारा जो है सेलुलर रिस्पायरेशन का प्रोसेस चलता है। के लिए होप्स हो कि आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह अगले लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।